हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था वेस्पर थ्योरी। तो उस वेस्पर थ्योरी पे जो क्वेश्चन है हमारे, तो मैंने आपको एग्जांपल कराया था। कुछ क्वेश्चन की और बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा NH3 PH3 ASH3 BiH3, ठीक है ना, को बढ़ते हुए बंद कोण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो उनको हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। वो वेस्पर थ्योरी नोट कर लीजिए इसको। बॉन्ड एंगल बंद कोण समानुपाती होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता किसके समानुपाती है? केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के समानुपाती है। तो एक टॉपिक आपको पता है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर En का मान बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। क्लियर पॉइंट। तो अब अगर आप यहां पर देखो, यहां पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एक ही ग्रुप के हैं। कौन सा ग्रुप है? 15 या 5। IUPAC के अनुसार वर्ग संख्या 15, वर्ग 15 के तत्व हैं। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। देख लीजिए, आप घट रही है तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, सबसे ज्यादा इसकी होगी, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, इससे कम इसकी, और सबसे कम बिस्मिथ की होगी। सबसे ज्यादा है तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। तो चलिए यहां पे ढूंढते हैं कि किस में ज्यादा है। NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3। तो सबसे पहले विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या है? केंद्रीय परमाणु, इसमें नाइट्रोजन, इसमें फास्फोरस, इसमें आर्सेनिक, इसमें एंटीमनी और हाइड्रोजन सभी में सेम है। जब सभी में सेम है तो उससे कोई मतलब नहीं हमारा। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मिथ। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की है विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उसका अधिक होगा।
तो सबसे ज्यादा NH3 का, फिर PH3, ASH3 और फिर है आपका SbH3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम किस में होगा? BiH3 में होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, क्योंकि बॉन्ड एंगल केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के समानुपाती होता है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप कर सकते हो या नहीं? बताओ मुझे, कर सकते हो ना? चलिए, बहुत अच्छा है, कंप्लीट, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्रम हो गया, क्या कह रहा था? बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करिए। तो बढ़ता हुआ क्रम क्या है? ये घटता हुआ है या बढ़ता हुआ है? सबसे ज्यादा उससे कम, तो घटता हुआ क्रम है। अब अगर इसको बढ़ते हुए क्रम की बात करेंगे हम तो कैसे लिखेंगे? BiH3, फिर SbH3, फिर ASH3, फिर PH3 और फिर NH3। तो अब बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? इस प्रकार से। तो ये बंध कोण का बढ़ता क्रम हो गया। तो ये कैसा हुआ? ये वाला, ये घटता क्रम हो गया। ओके, मैंने दोनों इसलिए लिखा है, पेपर में दोनों में से कोई एक पूछ देता है, ठीक है ना? चलिए मिटा दें। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला है H2O व H2S में, H2O व H2S में बंध कोण किसका अधिक है? किसका अधिक है? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताई थी? बंध कोण जो है, बॉन्ड एंगल जो है हमारा, किसके समानुपाती है? विद्युत ऋणात्मकता ऑफ सेंट्रल एटम। साइड देखिए, जो सराउंडिंग एटम है वो सेम है, तो जो केंद्रीय परमाणु है भिन्न भिन्न है। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बता चुका हूं मैं। तो अब हम क्या करें? इसके लिए हम क्या करें? क्लियर? बोलो। ऑक्सीजन की ज्यादा है सल्फर की? किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, मतलब ऑक्सीजन की ज्यादा है सल्फर से, इसलिए बॉन्ड एंगल H2O में ज्यादा होगा H2S की तुलना में। क्लियर? सिंपल सा पॉइंट। ओके, क्या लिखोगे? H2O व H2S में बंध कोण H2O का अधिक होगा। अगर रीजन पूछे क्यों? क्योंकि H2O में ऑक्सीजन परमाणु, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन परमाणु है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से अधिक है। कंप्लीट आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NF3, NCl3, NBr3 में किसका बंध कोण अधिक है? स्ट्रक्चर बना लेते हो। तो केंद्रीय परमाणु उसमें नाइट्रोजन, तीनों में नाइट्रोजन है। तो जब केंद्रीय परमाणु समान आ चुका है, एक जैसा है, तो अब हम केंद्रीय परमाणु के आधार पर, जो हमने पहला आपको नियम बताया था कि बॉन्ड एंगल
समानुपाती विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये जो नियम था हमारा, ये तो नियम यहां पे नहीं लग सकता है, यहां पे फ्लॉप हो गया। तो अब क्या होगा? तो अब यहां पर अलग क्या है? सराउंडिंग एटम। जो ज्यादा होता है वो सराउंडिंग एटम, जो कम होता है वो केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु को निकालने के लिए कई तरीके बता दिए थे मैंने। तो यहां पे देखिए ये जो है अलग अलग है, तो अब इन पे डिपेंड होगा। इन पे? सराउंडिंग एटम पे। तो अब क्या नियम बनता है? तो दूसरा नियम देखिए, बॉन्ड एंगल व्यतक्रमानुपाती। व्यतक्रमानुपाती इसको बड़ा पढ़ते हैं, क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। मैंने क्या बोला है? सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम जो उसके चारों ओर लगे हुए जो परमाणु हैं, जैसे कि ना NF3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस प्रकार से बनेगा। बीच में ये है केंद्रीय परमाणु, और देखिए चारों तरफ से इसको घेर के रखा है फ्लोरीन ने। तो ये सराउंडिंग एटम है हमारा। क्लियर? तो क्या कहता है कि विद्युत ऋणात्मकता व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एक चीज बढ़ाओगे दूसरी चीज घटेगी। तो कहने का अर्थ यह है कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती है, चेक करके देख लो। मान लीजिए मैंने दो, एक की दो है बॉन्ड एंगल, देखना तो कितना आएगा? 0.5। बराबर निशान लगाए, बोला लगा लो बेटा। अब किसी की 3 है, ठीक है ना? तब देखना बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 0.339। विद्युत ऋणात्मकता कम है, बॉन्ड एंगल ज्यादा। विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, बॉन्ड एंगल कम। अब समझ में आई बात? क्या मैंने बोला है? जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा उसका बंध कोण कम, क्योंकि ये नियम इनके लिए सराउंडिंग एटम। तो अब बताओ किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही वर्ग के हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर En का मान घटता है। तो सबसे कम किसकी है? I की, फिर Br की, फिर Cl। सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की। सबसे कम आयोडीन। आयोडीन है नहीं यहां पे, तो सबसे कम किसकी हुई? ब्रोमीन की। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम उसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो NF3, NCl3, NBr3। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें होगा, फिर इसमें होगा, इसकी तुलना में इसमें ज्यादा होगा, लेकिन इसकी तुलना में कम होगा। तो NBr3 में ज्यादा है और NF3 में कम है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होती है। सिंपल सा पॉइंट समझ में आया? क्लियर है ना? अब तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे ना। चलिए अगली हेडिंग है हमारी संकरण के नियम। हेडिंग डालिए संकरण के नियम। नंबर 1 लिखिए। सबसे पहले आपको मैं एक पॉइंट लिखाऊंगा, समझाते चलूंगा। लिखिए सबसे पहले, संकरण में परमाणु के संयोजी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले
लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। ओके, देखिए फास्फोरस 15 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p3। तो आप जानते हैं इसमें 3d भी होगा। तो देखिए संकरण में अगर भाग लेने की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि यहां पर आप देख रहे हो कि s भी है और 2p भी 6 है। ओके, 3:2, 3p3, 3d। यहां पे 2 है, ये 3 है। तो ऐसा नहीं है कि यहां से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके यहां पहुंचा दीजिए आप ना, समान ऊर्जा। देखिए इनकी ऊर्जा अलग, इनकी ऊर्जा अलग। रासायनिक बंध से पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया था परमाणु संरचना। फर्स्ट एनर्जी सेल है, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, चौथे वाले की अलग होगी। सभी की एनर्जी अलग अलग होती है। और मैंने बोला समान ऊर्जा, समान ऊर्जा के कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। तो 3s, 3p और 3d कक्षकों की ऊर्जाएं समान हैं। तो इसलिए 3s, 3p और 3d कक्षकों के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे और 3d में जाएंगे। तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा और तीसरी कक्षा के किसी खाली कक्षक में जाएगा। यह नहीं कि दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करके तीसरी कक्षा में चला जाए, नहीं, गलत है यह। तो समान ऊर्जा के कक्षक भाग लेते हैं। तो तीसरी कक्षा है संयोजी कोष, कौन सा, यही तो होगा हमारा। तो ये संयोजी कोष है तीसरा वाला 3s2 3p। यही इलेक्ट्रॉन भाग ले, सॉरी यही कक्षक भाग लेंगे हमारे। इलेक्ट्रॉन नहीं भाग लेते, कक्षक भाग लेते हैं संकरण में। दूसरा शब्द लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए। संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं, संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षक भाग लेते हैं, बनते हैं, सॉरी। संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। ये टॉपिक जो पॉइंट नंबर 2 है, मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा अभी आपको। नंबर 3, संकरित कक्षकों की ऊर्जा, संकरित कक्षकों की ऊर्जा आकार एवं आकृति समान होती है। एक एक पॉइंट में क्लियर करूंगा, आप टेंशन नहीं लेना। संकरित कक्षकों की ऊर्जा आकार एवं आकृति समान होती है। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं। नंबर 4, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। अतः नंबर 4 में ही लिखना, अतः संकरण में अर्धपूरित, अर्धपूरित, पूर्णपूरित तथा खाली कक्षक
तथा खाली कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। अर्धपूरित, पूर्णपूरित, खाली कक्षक भाग संकरण में भाग ले सकते हैं या लेते हैं, ले सकते हैं या लेते हैं। ओके। नंबर 5, नंबर 5, संकरित कक्षकों में भाग लेने वाले, संकरित कक्षकों में भाग लेने वाले कक्षकों का प्रतिशत लक्षण होता है, प्रतिशत लक्षण होता है। क्लियर? चलिए आप सूत्र नोट कर लीजिए। प्रतिशत लक्षण निकालने के लिए x इंटू 100 बटे में टोटल x कितने भाग ले रहे हैं, s के लिए निकालो या p के लिए या d के लिए, उनकी संख्या, कितने कक्षक s के, कितने कक्षक p के, और टोटल कितने कक्षक भाग लेते हैं t। मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना, निकाल के दिखाऊं। देखिए चलिए मैं मान लेता हूं sp3, ठीक है। sp3 में मैं पहले s के लिए निकालता हूं, ठीक है ना। s के लिए तो s कितने हैं, एक भाग ले रहा है ना, x का मान 1। टोटल कक्षक इसमें कितने हैं आप जानते हो, 3p और 1 4, टोटल 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 एकम 25, 25%। ऐसे अगर मैं p का निकालूं तो p के लिए देखो कितने कक्षक हैं p के, 3 इंटू 100, x का मान हो गया, बटे टोटल कितने हैं 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, टोटल 75% हो गया। ओके चलिए लिख गया, सूत्र नोट कर लीजिए इसके 5 नंबर के नीचे, बाकी मैं आपको एग्जांपल भी और समझाऊंगा। नंबर 6 लिखिए, संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है। संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है। बात इतनी अच्छी, मतलब इतना अच्छा टॉपिक है हमारे पास, वो भी एक काल्पनिक, ठीक है ना। संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है। ओके आगे लिखिए, नंबर 7, किसी तत्व में संकरण निश्चित नहीं होता है। किसी तत्व में संकरण निश्चित नहीं होता है, यह उसके रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। ओके थोड़ा पॉइंट नंबर थोड़ा 6 में और लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 6 में थोड़ा और लिख लेना, इसमें लिख लो, पॉइंट नंबर 6 में और लिख लो थोड़ा। जिसके आधार पर अणु की वास्तविक संरचना की व्याख्या की जाती है। जिसके आधार पर अणु की वास्तविक संरचना की व्याख्या या भविष्यवाणी की जाती है। पॉइंट नंबर 6। एग्जाम्पल अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।